अरे बस करो माँ, और कितना काम करोगी? मैं नहीं करूंगी तो क्या तू करेगा? हाँ करूंगा ना, हटो आप, रोटी मैं बना दूंगा। रहने दे, थक गया होगा, जाकर खेती बाड़ी संभाल, वही बहुत है। अरे माँ आप हटो तो सही, आपकी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ मैं। अच्छा, माँ की इतनी चिंता है तो एक बहू लेकर क्यों नहीं आ जाता? फिर वही बात, कितनी बार तो समझाया आपको, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अच्छा, मतलब बुढ़ापे तक मैं ही रोटियां बनाती रहूंगी क्या? अरे तेरी उम्र के लड़कों ने अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करके कब का घर बसा लिया। अरे एक आध के तो बच्चे भी हो लिए, और एक तू है। हाँ, तू मेरा बुढ़ापा खराब करके रहेगा। निर्मला की बात सुनकर विकास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल कई साल पहले ही निर्मला के पति की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद से निर्मला ने ही विकास को पाल पोस कर बड़ा किया, और बड़े होकर विकास ने भी अपने पिता की खेतीबाड़ी का सारा काम संभाल लिया। फिर कुछ दिनों के बाद, विकास जरा सुन तो, वो बगल के गांव में एक लड़की है, बड़ी सुंदर है। मैंने उसे 2 दिन पहले जागरण में देखा था भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। अगर तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। मुझे नहीं मालूम, आपको जैसा ठीक लगे वैसा देख लीजिए। विकास की बात सुनकर निर्मला हंस पड़ी, और फिर कुछ दिनों के बाद अनन्या और विकास की शादी करा दी गई। लेकिन निर्मला का तो पूरा खानदान ही शादी में पहुंचा हुआ था, और ये देखकर विकास की चिंता बढ़ गई। माँ, आपके मायके से तो बहुत से लोग आ गए। हाँ बेटा, सबको तो आना ही था। तू मेरा इकलौता लड़का है, तो तेरी शादी में कोई ना पहुंचे ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे माँ, पर मामा मामी, छोटे मामा छोटी मामी, मौसी मौसा उनके बच्चे, ये तो सब ठीक है, पर मामी के मम्मी पापा, फिर मामी की ननद, ननद की ननद, फिर उसकी भी भाभी। अरे भैया, ऐसा भी क्या प्यार है मुझसे? ऐसा लग रहा है मेरी शादी ना हो गई, किसी करोड़पति की शादी हो गई। ओहो, तू क्यों इतनी चिंता करता है? अरे तू तो बड़ा किस्मत वाला है जो तेरी शादी में इतने सारे लोग आए हैं। माँ मेरी बात तो सुनो आप, ले देकर हमारे पास ये एक चारपाई है जिसपे आप सोती हो, और एक पलंग है जिसपे मैं और अनन्या सोएंगे, तो बाकी सबको कहाँ सुलाएंगे, जरा बताओ मुझे। ओहो, इतना मत सोच, वो ऊपर वाला है ना, वो सब देखेगा। ऊपर वाला अपनी गोद में थोड़ी ना सुलाएगा आपके 100 रिश्तेदारों को माँ। अरे पहले मेरा मतलब सब लोग छत पर सोएंगे, तू चिंता मत कर, 1-2 दिन में सब वापस चले जाएंगे। अम्मा ये इच्छा होगा, वरना इन 100 रिश्तेदारों को क्या खिलाएंगे और कहाँ सुलाएंगे? उफ, मेरा तो सोच सोच कर ही सिर चकरा रहा है। विकास की चिंता गहरी थी, और उसकी चिंता निर्मला भी समझ रही थी, लेकिन ये सब भूलकर सीधी साधी निर्मला रिश्तेदारों की आवभगत में लगी रही। अगली सुबह उसने बड़ी मेहनत से सबके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाते ही दोपहर के खाने में लग गई, और फिर दोपहर के खाने के बाद रात के खाने की तैयारी करने लगी। तभी उसके पास अनन्या आई और बोली, माँ जी लाइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तो तेरी पहली रसोई भी नहीं हुई, मैं कर लूंगी सब, चिंता मत कर, तू जा आराम कर। माँ जी मैं कैसे आराम कर सकती हूँ, जब यहाँ आप 100 रिश्तेदारों का खाना अकेले बना रही हैं, और ये लोग इनकी वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अम्मा यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे तो क्या करूं, ऐसे कैसे सबको बोलूं कि भैया जाओ अपने अपने घर? ऐसे थोड़ी होता है बेटा। तो मैं ऐसा भी नहीं होता ना कि 100 रिश्तेदार पालती मारकर बैठ जाएं और जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे तो मैं कर तो रही हूँ सब, अब तुम दोनों जाओ, जाकर आराम करो। नहीं माँ जी, हम आपको ऐसे अकेले नहीं पिसने देंगे। अनन्या और विकास की जिद के आगे निर्मला चुप हो गई। इसके बाद विकास ने सब्जियां काटनी शुरू कर दी, और वहीं अनन्या ने आटा गूंदना शुरू कर दिया। देखना, जब सारे रिश्तेदार देखेंगे कि हम तीनों ही खाना बनाने में लगे हैं, तो जरूर यहाँ से वापस चले जाएंगे। अभी तुम जानती नहीं हो माँ के मायके वालों को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी नहीं हो पाई और तुम सीधा खाना बनाने में लग गई। लेकिन इतने रिश्तेदारों में एक भी औरत ये कहने नहीं आई कि लाओ निर्मला बहन तुम्हारी मदद करा दे। ये सब के सब मौज मारने आए यहाँ पर बस। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ कुछ। तुम देखना, बस ये आखिरी बार था, इसके बाद मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूंगा, और ये सब फिर कभी नहीं आएंगे हमारे घर। विकास की बात सुनकर अनन्या और निर्मला जोर से हंसने लगे। बेचारा विकास अपनी माँ और पत्नी का मूड ठीक करने के लिए ऐसा कह रहा था। किसी तरह उन तीनों ने मिलकर सबके लिए खाना बनाया, और फिर सभी रिश्तेदारों को खिलाया। फिर अगले दिन नाश्ते पर, अरे अनन्या बेटा। जी मौसी जी। बेटा वो पराठे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर साथ में थोड़ा हलवा भी होता तो मजा आ जाता। जी जी मैं बनाती हूँ अभी। अब 1 मिनट रुको जरा। अरे भाई, अपनी अनन्या हलवा बनाने जा रही है, कौन कौन खाएगा जल्दी से बता दो। अरे नेकी और पूछ पूछ है भाई, हलवे को कौन मना करेगा भाई, सभी खाएंगे भाई, है क्यों नहीं।
विकास के मामा आमोद का इतना कहना था कि सारे रिश्तेदारों ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए। बेचारी अनन्या ने झूठी मुस्कान दी और बड़ी सी परात में सूजी साफ करने लगी। ये बात विकास को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो बेचारा भी क्या करता, सो वो भी हलवा बनाने में अनन्या की मदद करने लगा। उधर निर्मला की तो पराठे सेक सेक कर हालत खराब हुई जा रही थी। फिर दोपहर में, माँ जी आप एक काम करिए, आज आप अपने रिश्तेदारों के पास ही बैठिए, मैं और ये खाने का इंतजाम देख लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों पर बहुत भारी पड़ जाएगा। नहीं माँ, अनन्या सही कह रही है। अब अपने भाई बहनों, उनके पति पत्नियों, उनके बच्चों के पास बैठ ही नहीं पाई, उनसे बात ही नहीं कर पाई। अगर कल वो सब चले गए तो फिर आपको अफसोस होगा। जाइए आप, हम सब संभाल लेंगे। विकास की बात निर्मला को कुछ समझ नहीं आई और वो अपने रिश्तेदारों के पास आकर बैठ गई और उनसे बात करने लगी। फिर कुछ देर बाद, निर्मला अरे तू यहाँ बैठ गई, खाने का कैसे होगा? दीदी वो अनन्या और विकास देख रहे हैं, वो कहने लगे कि मैं आप लोगों के साथ बैठूं। हाँ तो ये तो अच्छी बात कही विकास ने, है? वैसे निर्मला एक बात बोलूं? हाँ दीदी बोलो ना। ये तेरी बहू ना मुझे कुछ चंट चालाक लग रही है, थोड़ा बच कर रहना तो इससे। दीदी अब क्या ही हो सकता है, और फिर थोड़ा चतुर होना तो जरूरी है ना। निर्मला की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन और बड़ा भाई चुप हो गए। विकास और अनन्या ने सबके लिए दोपहर का खाना बनाया और फिर रात का खाना भी उन्होंने ही बनाया। रात में निर्मला, विकास और अनन्या एक ही कमरे में सोने चले गए और फिर, माँ जी सुबह गाजर का हलवा खाओगी क्या? हैं? अरे बहू तुझे पता नहीं है क्या, गाजर का हलवा बनाने में कितना टाइम लगता है, और फिर 100 रिश्तेदारों के लिए बनाने बैठेगी तो सुबह से रात हो जाएगी उसी में। माँ आप मेहमानों की चिंता मत करो, वो सब तो आज रात ही जा रहे हैं? मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि सब लोग रात में जा रहे हैं। हाँ माँ, बताया तो हमें भी नहीं, लेकिन हमें पता चल गया। पता नहीं तुम दोनों क्या क्या बोले जा रहे हो। खैर विकास कल सुबह ही आटा ले आना बेटा, मुश्किल से 3-4 किलो आटा ही बचा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी वरना। कोई बात नहीं माँ जी, इतना आटा बहुत होगा हमारे लिए। निर्मला को अपने बहू बेटे की कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन पूरे दिन के काम के बाद वो बहुत थकी हुई थी तो उसने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं और झट से सो गई। फिर उसके सोने के बाद अनन्या और विकास चुपके से उठे और रसोई में चले गए। वहां दोनों ने अपने ऊपर घर का बचा हुआ सारा आटा डाल लिया और तवे की तली से सारा कालापन निकालकर उससे अपनी हथेलियां और मुंह पूरा काला कर लिया। ऐसा करने के बाद वो दोनों ही बहुत भयानक दिख रहे थे। फिर वो दोनों धीरे धीरे छत पर गए जहां उनके 100 रिश्तेदार सोए हुए थे। चलो अनन्या, सारे रिश्तेदारों को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। हाँ बस ध्यान रहे कि माँ जी ना उठ जाए। अरे तुम चिंता मत करो, अभी देखना इन सबके गलों से तो आवाज ही नहीं निकलेगी। तभी अनन्या और विकास सो रहे रिश्तेदारों के बीच जाकर बैठ गए। फिर आरती की नींद खुल गई। आमोद भैया, आमोद भैया उठो, देखो भूत। हे भगवान, ये क्या है? ये तो दो भूत है, वहाँ भी एक है, पर ये कर क्या रहे हैं? भैया अब क्या करें? इससे पहले कि ये दोनों हमें चबा जाए, अरे भागो यहाँ से। अरे सब लोग, यहाँ भूत है, भागो भागो। आरती जोर से चिल्लाई और उसके चिल्लाने से सारे लोग उठ बैठे। फिर भूत देखते ही भाग खड़े हुए और उनके जाने के बाद अनन्या और विकास हंसने लगे। फिर अगली सुबह, माँ जी उठिए, कुल्ला कर लीजिए, मैंने गाजर का हलवा बनाया है। अरे वाह, पर ये सब लोग कहाँ गए? कौन? मामा, मौसी और बाकी सब लोग? हाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो बताया था ना आपको, सारे रिश्तेदार रात में ही चले गए, बड़ी जल्दी में थे, आपको प्रणाम कहने को बोला है। निर्मला कुछ समझ नहीं पा रही थी और उधर अनन्या अपनी हंसी नहीं दबा पा रही थी। अब जाकर अपने ससुराल में उसे सुकून मिला था, अपनी सास के 100 रिश्तेदारों से छुटकारा पाकर। गीता देवी की बहू अंकिता को काम करने का बड़ा शौक था। वो वर्क फ्रॉम होम की नौकरी भी करती थी, लेकिन उसके साथ साथ वो घर के सब काम भी करती। वो चुटकी बजाते ही सारे काम कर लेती थी, लेकिन इस तरह वो सुबह से शाम तक बिजी रहती थी, जिससे कभी कभी तो उसके ससुराल वाले भी उससे परेशान हो जाते थे। फिर एक रोज, बहू ये तुमने मेरे लिए ओट्स क्यों बना दिए? माँ जी आपको पसंद है ना ये? हाँ, लेकिन जब तुम प्रीतम बेटे के लिए सैंडविच बना रही थी तो मेरे लिए ये ओट्स क्यों बना डाला? बेकार ही मेहनत बढ़ा ली अपनी। अरे मैं भी वही खा लेती। और तो और मेरे लिए साथ में पराठे भी बना दिए। सुबह सुबह इतना काम बेटा, फिर ऑफिस का काम भी तो होता है तुम्हारा। कोई बात नहीं पापा जी,
वैसे भी इसमें टाइम ही कितना लगता है। एक गैस पर ओट्स रख दिए, दूसरे पर सैंडविच और तीसरे चूल्हे पर पराठे बना दिए। लेकिन अंकिता, इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम एक बार बोल देती तो हम सब एक ही तरह का नाश्ता कर लेते ना। हमें से कोई परेशानी नहीं होती। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे काम करने का शौक है, इसलिए मैं करती हूँ। अंकिता घर के कामों में हर वक्त लगी रहती, साथ ही अपने ऑफिस का काम भी करती रहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, चलो ना अंकिता, आज बाहर मूवी देखने चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड किए हुए। ना बाबा ना, आज मुझे बहुत काम है। मुझे कपड़ों की अलमारी ठीक करनी है, ऑफिस का काम भी करना है, फिर रसोई का काम भी है। अरे अलमारी संडे को लगा लेना ना, और ऑफिस का काम जल्दी से निपटा लो, फिर चलते हैं। अरे लेकिन मुझे याद आया, मुझे सब्जियां लेने भी जाना है बाजार, और राशन की लिस्ट भी तो बनानी है। क्या यार, कभी अपने लिए भी वक्त निकालो ना। कितना काम करती हो, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा वक्त दे दिया करो। तो ये अब भी तो मैं आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ ना। आपको सब्जी नहीं खानी? आपके कपड़े बिखरे पड़े हैं, उन्हें ठीक ना करूँ? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अपने पति को समय देना भी तो जरूरी है ना। अब रहने भी दो ना, फिर कभी चलेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, बहू ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, पापा को चावल के पापड़ पसंद है ना, वही सूखने डालने गई थी। अरे क्या जरूरत थी, हम बाजार से ले आते हैं। क्यों इतनी मेहनत करती हो? और ये अब कपड़ों की बाल्टी लेकर कहाँ जा रही हो? माँ जी कपड़े धोए थे तो सूखने डालने जा रही हूँ छत पर। लेकिन बहू इतनी बार सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते तो तुम थक जाओगी। अरे नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम जल्दी से आ जाओ, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। तुम थक गई होंगी ना, और फिर हम दोनों सास बहू को साथ में चाय पीने का वक्त भी नहीं मिलता। अरे नहीं माँ जी, इसके बाद ना मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस की साइड से, तो मुझे वो ज्वाइन करनी है। और आपको चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ ना। नहीं कोई जरूरत नहीं है बहू, मैं तो तेरे लिए ही कह रही थी। अंकिता अपने कामों में लग जाती है और गीता उदास होकर सोफे पर बैठ जाती है। क्या हुआ भाग्यवान, मुंह क्यों बना रखा है? अरे एक ही तो बहू है हमारी, उसके पास भी हमारे लिए वक्त ही नहीं है। कभी ये काम कभी वो काम, एक बहू 100 काम। अरे औरों के घरों में सास परेशान होती हैं कि उनकी बहू काम नहीं करती, लेकिन एक मैं हूँ जो अपनी बहू के 100 काम करने की आदत से परेशान हो गई हूँ। तभी प्रीतम भी उनकी बातें सुन लेता है। माँ, अंकिता घर के कामों में इतनी डूब गई है कि अपने परिवार वालों को भी वक्त ही नहीं देती। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन तो मेरी बीवी मशीन बन जाएगी। हमारे लिए तो वक्त ही नहीं होगा उसके पास। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब हमें ही कुछ करना होगा उसे मशीन बनने से रोकने के लिए। फिर कुछ दिन बाद, तुम्हें पता है अंकिता, हम सब फैमिली वाले पिकनिक पर जा रहे हैं। और हम ही नहीं, कॉलोनी की सभी फैमिलीज हम एक साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। एक काम करो, तुम भी एक दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस से। अच्छा ठीक है, मैं कल की छुट्टी ले लेती हूँ। अगले दिन सब लोग पिकनिक के लिए तैयार हो गए, लेकिन अंकिता की कहीं कोई खबर ही नहीं थी। सब उसे ढूंढने लगे। प्रीतम उसे ढूंढते हुए छत पर गया तो उसने देखा अंकिता घर की छत की धुलाई कर रही थी। ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना आज पिकनिक पर जाना है और सब लोग तैयार हैं, और तुम हो अभी नहाई भी नहीं हो। अरे वो क्या है ना, आज ऑफिस से छुट्टी ली है तो सोचा उसका फायदा उठाया जाए, घर के कुछ काम ही निपटा लूं। तब तक रोज कपड़े सूखने डालती हूँ तो वो नीचे गिरकर गंदे हो जाते हैं, इसलिए सोचा आज ये निपटा लूं। लेकिन हमें लेट हो रहा है पिकनिक के लिए। तो एक काम कीजिए ना, आप सब लोग हो आइए, तब तक मैं सारे घर की धुलाई कर दूंगी। आप सब लौट कर आएंगे ना तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। प्रीतम गुस्से में वहां से चला जाता है। अब प्रीतम अंकिता का ये व्यवहार देखकर परेशान रहने लगा। फिर एक दिन, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। अब अंकिता बहू को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे पापा? अब अंकिता जब भी तुम्हें खाना बना कर दे तो उसे इग्नोर करना, बिना खाना खाए अपने लैपटॉप पर ही बिजी रहना, और जब भी वो बात करने की कोशिश करे तो अपने काम में बिजी रहने का दिखावा करना। अब प्रीतम ने ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया। ये क्या प्रीतम, 1 घंटे से खाना तुम्हारे सामने रखा है और तुमने अभी तक खाया ही नहीं। ये लैपटॉप छोड़ो, अब कब से इसे लेकर बैठे हो? ऑफिस का जरूरी काम है अंकिता। फिर प्रीतम बिना खाना खाए ही ऑफिस चला जाता है। अब वो इसी तरह अंकिता को इग्नोर करने लगा। एक दिन वो अपनी सास से इस बारे में बात करती है। तो हो सकता है बेटा वो प्रीतम बिजी होगा, उसको अपना काम भी तो देखना है ना, उसी में बिजी होगा। और बहू बुरा मत मानना, तुम भी तो अपने काम में बिजी रहती हो। फिर अगर वो भी हो गया तो क्या हुआ? तभी प्रीतम भी वहां आ जाता है। मैं भी इसी तरह तुम्हारे वक्त के लिए तरसता रहता था, लेकिन तुम थी कि मेरी बात ही नहीं सुनती थी। और मैं क्या, हम सभी घर के सदस्य के साथ 2 मिनट बैठकर बात करने का समय नहीं होता था। माना कि ये सब तुम हम लोगों के लिए करती थी, लेकिन इन सब के साथ साथ घर के सदस्यों को वक्त देना भी तो जरूरी है ना। अब एक बहू 100 काम करेगी तो कैसे चलेगा? इसलिए घर के कामों की मदद के लिए हम तुम्हारे लिए मेड लगा देंगे, और जो वक्त तुम्हारा बचेगा उससे तुम हम सबके साथ बांट लेना। अंकिता को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है।